हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है हमारा है एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। एक ब्रीफ इंट्रो अभी ले लेते हैं। बात की जा रही है कि गवर्नमेंट अलाउ करे लोगों को कि वो खुद ही गवर्न करें, यानी कि लोकल बॉडी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लोकल बॉडी को ही अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए। अपनी जो एफिशिएंसी है वो तभी बढ़ पाएगी गवर्नमेंट की, तब जब लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी में आए। यानी कि ये नहीं हो कि क्या कहते हैं, जो सेंटर या स्टेट में बैठा हुआ है वो फैसले ले ले और बाकी की जो रूट कंडीशंस क्या है वो उन्हें पता ही ना हो। तो रूट कंडीशंस ज़्यादातर क्या, मेनली पता ही लोकल गवर्नमेंट को होगी। तो लोकल को अलाउ किया जाए कि वो गवर्न करे, आगे बढ़ के आए। तो यही सब बातें हैं इसमें। इस पेंडेमिक के टाइम पे क्या क्या लूप होल्स निकल के आए हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, वो सब बातें की गई हैं। और किस तरीके के आईएएस और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं उनके लिए क्या दिक्कत आती है और क्यों दिक्कत आती है, ये सब पे भी एक थोड़ा सा बताया गया है। तो शुरू करते हैं अच्छे से। बात की जा रही है कि गवर्नेंस सिस्टम जो कि ग्लोबल, नेशनल या लोकल लोकल लेवल पे जितने भी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इस टाइम पे कोविड 19 के टाइम पे देखा है। और जो उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, यानी कि जिस बेसिस के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, उनमें एक फ्लॉ निकला है, यानी कि एक कमी देखने को मिली है उनके डिज़ाइन में। यानी कि वो बनाए किसी और वर्क के लिए थे, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग थी वो पूरी वो फंक्शन कर ही नहीं रहे थे। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे सामने निकल के आई हैं। और जो ब्रेकडाउन्स रहे हैं सब सिस्टम्स में, यानी कि जो एक सिस्टम का सब सिस्टम है उसके अंदर जो ब्रेकडाउन्स आए हैं उसको एक ही टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जैसे कि हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, बिजनेस में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। हुआ क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी रही है इनको मैनेज करने की, सब सिस्टम्स को, वो उसने गवर्नमेंट को अभिभूत कर दिया है, यानी कि ओवरवेल्म कर दिया है कि वो गवर्नेंस जो है, जो गुड गवर्नेंस जो चाहिए वो मिल ही नहीं पाई है। और एक सिस्टम के ऊपर सॉल्यूशन निकालना, यानी कि एक सिस्टम के ऊपर फोकस करना, कहीं ना कहीं दूसरा उसका सब सिस्टम जो है उसको बैकफायर किया है। जैसे कि पेंडेमिक के टाइम पे हमने जो लॉकडाउन लगाया उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेस था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि एक सिस्टम पे हमने अगर फोकस किया तो दूसरा अपने आप ही इफेक्ट हो गया। इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। यानी कि सब सिस्टम जो हमारे थे इंस्टीट्यूशंस के, वो उनमें आपस में ही तालमेल नहीं रहा। एक को ज़्यादा फोकस करने की वजह से दूसरे में एक डिस्ट्रेस का देखने को मिला है। और अगर देखा जाए कि सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस या इकोनॉमी का ही स्ट्रेस नहीं आया, साथ में जो डाइवर्जन रिसोर्सेज का हमने किया पोस्ट कोविड 19, यानी कि कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान, उसमें ये चीज़ में देखने को मिली, जो वनरेबिलिटी थी डेथ की या मल न्यूट्रिशन की, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। यानी कि उसने एक को और ज़्यादा थ्रेटन किया है इकोनॉमी को, हेल्थ केयर सिस्टम को, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। अब बात करें अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। यानी कि सिविलाइजेशन जो है एक पीरियोडिक टाइम से चलता हुआ आ रहा है और वो टाइम टू टाइम, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न के साथ इवॉल्व हुआ है। जो हमारा सिविलाइजेशन है वो इवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ा है। जो हमारे बेटर इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने बनाए हैं। तो ये हमारा एक इवेल्युएशन प्रोग्राम रहा है इंस्टीट्यूशंस को बनाना। जैसे कि बात की जाए कि 400 साल पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है उनके लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, जैसे प्लानिंग कमीशन रहा या नीति आयोग रहा, इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं रहता था। अगर बात करें लाइबिलिटी बिजनेस कॉरपोरेशन जैसी चीज़ें ही नहीं होती थी, खुद ही फैसले ले लिए जाते थे इंडिविजुअल लेवल पे। तो 400 साल पहले ये सब चीज़ें थी ही नहीं। और देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 100 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जो कि एक ग्लोबल बॉडीज़ हैं, ग्लोबल हेल्थ और ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के भी बहुत ज़्यादा आगे रहता है। तो जिस पर्पस के लिए इन्हें बनाया गया था, तो वो आउटकम इस टाइम पे इनसे मिला ही नहीं है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो जिस वर्क के लिए इन्वेंट किए गए थे, ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए, उनको और जो एफिशिएंसी थी उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए और अच्छा आउटकम लेने के लिए, सिटीजन्स को और ज़्यादा फायदा हो। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है, इनमें भी एक स्ट्रेस देखा गया है। जो ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनके ऊपर जब टेस्ट हुआ, यानी कि इनके ऊपर जब बातें आई, इनके ऊपर जो वो क्या कहते हैं वर्क करने की
जो इस टाइम पे स्ट्रेस के टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें लेके आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल फ्लॉ को दिखा दिया इनके डिजाइन में कि ये इस पर्पस के लिए इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं ही नहीं। तो देखा जाए कि मिसमैच है थोड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे, और इंडिया में भी और जो चैलेंजेस हैं इनको मैनेज करने का वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को, जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जो जो हमें चाहिए सिस्टम, उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं। बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन है तो दूसरे शेप के, लेकिन इनको मतलब एक तरीके से इम्पिंच करा जा रहा है दूसरे होल में। जैसे कि बात कही गई है, इंस्टीट्यूशन आर स्क्वायर पेग्स फोर्सिंग देमसेल्व्स इनटू राउंड होल्स, यानी कि उनका शेप कुछ और है, वो बने किसी और चीज के लिए हैं, लेकिन जो उनका आर्किटेक्चरल डिजाइन वो कुछ और था, जो इनका जो पर्पस था वो कुछ और अभी निकल के आ रहा है। तो इस पे ही ज्यादा बात करी जा रही है। और देखा जाए कि जो ग्लोबल चैलेंज सिर्फ अब 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो 17 एसडीजीज हमारे गोल्स यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे, वो ग्लोबल चैलेंजेस नहीं रहे हैं। इससे ऊपर भी हमारे अब चैलेंजेस और निकल के आ रहे हैं। तो सिस्टमेटिकली हमें ह्यूमैनिटी के लिए अभी उन सिस्टमिक चैलेंजेस को अर्ज करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जो 17 एसडीजी गोल्स हैं, ये सिर्फ एक गोल्स ना रह के एक सिस्टमेटिक चैलेंज भी बन गए हैं। और ये सिस्टमिक चैलेंज सिर्फ इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इंडिविजुअल नहीं है कि हम एक गोल को पूरा कर रहे हैं तो बाकी के और जो 16 बचेंगे हम उस पर अच्छे से और फोकस कर पाएंगे, नहीं। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये इनको अलग नहीं किया जा सकता है। और जो एजेंसीज इनके ऊपर बेसिकली फोकस कर रही थी, जो सॉल्यूशन निकालती थी, वो लिमिटेड सिर्फ एक गोल के लिए रह जाता था। तो कहीं ना कहीं एक पे फोकस करने की वजह से बाकियों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। इतने एफिशिएंसी के साथ उस जो सॉल्यूशन जो दिए गए, उन्होंने इतना अच्छे से वर्क नहीं किया है। गुड सॉल्यूशन वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर अदर, यानी कि एक गुड सॉल्यूशन भले ही उस गोल के लिए अच्छा हो, लेकिन दूसरे गोल्स के लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा है कोविड 19 को लेके पेंडेमिक के टाइम पे, वो भी एक रिवील कर दिया है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स गवर्नमेंट भी दे रही है। अगर देखा जाए जो सॉल्यूशंस हैं वो फिट होने चाहिए, वो फिट बेसिकली है क्या, पूरा वर्ल्ड एक डाइवर्स कंट्री है। उस डाइवर्सिटी की वजह से जो एक सॉल्यूशन निकलता है वो लिमिटेड रह जाता है एक स्पेसिफिक कंडीशन या एक कंट्री तक ही। लेकिन क्या वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वो सॉल्यूशन क्या क्या कहते हैं एकदम सही रहेगा? अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल कंडीशन केरला की और लद्दाख की अलग है, विंसन और टोक्यो की अलग है। तो क्या जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो केरला के लिए हम चूज करेंगे, क्या वो लद्दाख में भी इंप्लीमेंट हो पाएंगे? तो नहीं। यही चीजें बोली गई हैं कि इनकी जो शेप है इन्वायरमेंट या कंडीशन जो सोसाइटी के लेके जो सॉल्यूशन हमने निकाले हैं, वो कहीं ना कहीं शेप डगमगा ही रही है, वो लिमिटेड रह गई है। यानी कि लिमिटेड इन द सेंस क्योंकि वो कुछ ही एक एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जहां लोकल लोगों को ज्यादा पता होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, वो एक एक्सपर्ट जो कहीं दूर बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं चलेगी। वो क्या करेंगे, वो अपने अराउंड देखेंगे, अपने इन्वायरमेंट की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वो इम्पोज कर देंगे। और उसी की वजह से जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, हम वहां पे अच्छे से इसकी एफिशिएंसी जो भी सॉल्यूशन, इसलिए ही बात करी जा रही है सॉल्यूशन मस्ट बी लोकल, यानी कि जो लोकल पीपल हैं उनका सपोर्ट मिलना चाहिए इंप्लीमेंटेशन होने में सॉल्यूशंस का। उन्हें लगना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो उनके लिए बहुत सही है, और उनको उनके ऊपर जो सॉल्यूशन जो है वो फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया जा रहा आउटसाइडर्स द्वारा। यानी कि आउटसाइड जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको इंथ्रस्ट नहीं किया, यानी कि फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। उनको लगना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है ये उनके हित के लिए है। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को भी लोकल पीपल्स का सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह उनका भी रोल एक होना चाहिए जो लोकल्स हैं उसके लिए। वही बात है कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स, यानी कि जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी नॉलेज एनवायरनमेंट को लेके, सोसाइटी को लेके, इकोनॉमी को लेके एक मस्ट कम टुगेदर टू फिट रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। यानी कि वो एक रियलिटी जो है, कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो अगर डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी जो ग्राउंड पे दिख रही है उसको दर्शा पाएंगे। और साथ साथ जो लोकल पीपल्स भी होंगे वो अगर साथ में आए तो और अच्छा एक सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है।
आगे बात करी जा रही है कि गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर द पीपल, यानी कि जो पीपल की गवर्नेंस है वो खाली पीपल तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो पीपल ही होने चाहिए, यानी कि गवर्नेंस गवर्नेंस में पीपल ही होने चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने और उनके इकोनॉमिक एडवाइजर जेसी कमरप्पा, उन्होंने जो डेवलप किए थे सॉल्यूशंस थे, जो लोकल इंटरप्राइजेस उन्होंने डेवलप किए थे, वो एक ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड थे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थे, जो कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इंपोज किए थे। ना कि उन्होंने कि एक कैपिटल सिटी में बैठे हुए हैं एसी वाले कमरे में और उन्होंने एक स्कीम ला दी और ये इंप्लीमेंट कर देना है, इस तरीके से कर देना। उन्हें पता ही नहीं है कि रूट कॉज क्या है, किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे या क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता है। देखा जाए ईएफ शूमाकर, जो कि एक एडिटर भी हैं जनरल के रिसर्जेंस, और वो ऑथर भी हैं स्मॉल एंड ब्यूटीफुल के। उन्होंने 1970s के टाइम पे जो इकोनॉमिक जो हमारी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी, उनमें जो फ्लॉज थे वो निकाले थे कि किस तरीके से ये दिक्कत दे रहे हैं, किस तरीके से ये इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं इनमें कमी है, खामियां हैं। उन्होंने एक नई इकोनॉमी थ्योरी भी प्रपोज करी थी जो कि लोकल इंटरप्राइज पे बेस्ड थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो गांधी जी की फिलॉसफी और आइडियाज़ पे बेस्ड थी। ऐसे ही एलिनोर ऑस्ट्रेम, जो फर्स्ट वुमेन रही है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीतने में 2009 में, उन्होंने भी जो अपनी थ्योरीज जो निकाली, जो उन्होंने इम्पोज करी, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड और थियोरटिकल बेस्ड उन्होंने जो थ्योरीज दी, वो भी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज के ऊपर रिसर्च किया ग्राउंड लेवल पर जाके, इंडिया में भी आके उन्होंने रिसर्च की, तब जाके उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसको दिया था, और उसी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में 2009 में। नाम याद रखना है, एलिनोर ऑस्ट्रेम। और अगर बात करी जाए इन सब को देखते हुए, ये एक तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि क्यों लोकल सिस्टम जो है वो ज़रूरी है और क्यों बहुत ज़्यादा बेस्ट भी है। अगर हम देखें अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी लोकल सिस्टम जो है, लोकल लेवल का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है। यानी कि ये जो हमारे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही रहते थे, लोगों के बीच रहते थे, उन्हें पता थी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और क्योंकि होता क्या था, हमारा जो भी हमारे ऊपर जो भी एक्ट इम्पोज होता था वो ब्रिटेन में बनता था, और यहाँ की कंडीशन इंडिया की अलग है। तो वो खामियां उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखी। तो कहीं ना कहीं वो जब इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसमें ये सब चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी और तभी इसको बनाया गया। इसी वजह से आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लेंदी, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था, इतना ज़्यादा डाइवर्स था कि उस टाइम पे मतलब इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि उस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटेन ने ही कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं पाएगा। और आज देखिए कितने सालों से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल पा रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो और बोला भी गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये एक्सपर्ट्स द्वारा नहीं बनाया गया। बट बात वहीं आ जाती है कि एक्सपर्ट कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं दे पा सकता है, जो कि एक ग्राउंड लेवल पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस कंडीशंस को, वो एक अच्छे से निवारण दे पाएगा। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट असेंबली में ही थे, क्योंकि जितने भी हमारे मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं जमीन से ही उठ के आए थे। उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग, जब हमारे मूवमेंट्स हो रहे थे, नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को झेला था, उस चीज़ को महसूस किया था कि ये इस तरीके की चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। तो यही वाली बात करी जा रही है कि जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोकल सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो गवर्नमेंट के लिए जो पावर जो सिटीजन्स को और विलेजर्स को दी जा रही है, उसमें उनका रोल इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि जो पावर है वो सिटीजन्स को ज़्यादा देनी चाहिए, विलेजर्स के, टाउन्स के, जो क्योंकि वो खुद ही अपने अफेयर जो उनके जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो उनको वो और अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। बात करी जाए जो एक आईएएस जो इंडियन में फंक्शनरी, इंडियन गवर्नमेंट से एक फंक्शनरी रहा, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता था, लेकिन वो क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ क्या, आज़ादी के बाद इंडिया स्टेट टुक अप अ लार्ज वेलफेयर रोल, यानी कि वो वेलफेयर रोल की तरफ बढ़ी। यानी कि हम कैपिटलिस्ट पे ना जाके हम कम्युनिस्ट थ्योरी पे गए। एक मिनट, सॉरी।
तो हमारा जो रोल था वो वेलफेयर की तरफ ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर था उसको डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर ऑफ अ गवर्नमेंट लेगेसी बोलने लगे उसको, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट डिलीवर है, यानी कि वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको डिलीवर कर रहा है। लेकिन आगे आगे इनका टास्क और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम थी वो काफ़ी मल्टीपल होती चली गई, बहुत ज़्यादा हो गई। और कुछ तो क्योंकि और डिज़ाइन कुछ सेंट्रल अलग करता था अपने लेवल पर और स्टेट अपने लेवल पर अलग करता था, तो उनसे अलग अलग चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि सेंट्रल जो सेंट्रल ने स्कीम बनाई है वो उस पर उनसे क्या कहते हैं काम मांगता था, उससे रिपोर्ट मांगता था कि क्या कंडीशन है। और जो जिसने स्टेट ने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया तो स्टेट उससे उम्मीद लगाता था कि इनसे जो रिपोर्ट मिले वो हमें जो हमारे लेवल के जो हमने चेंज किया है स्कीम में उस पर मिले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता चला गया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके लिए। और कुछ जो मिनिस्ट्री जो थी वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करती थी अपनी उनको स्कीम्स को, क्योंकि वो एज अ डायरेक्ट कंट्रोल रहता था, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता था उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, यानी कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट भी था जो लोकल्स हैं। तो उन्होंने भी एक अलग जो फंक्शन था उसमें भी एक तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट किया, क्योंकि काफ़ी दिक्कत तो होती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इम्पोज नहीं कर पा रहा, और जो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो एमएलए है एमपी है वो सीधा लोगों के बीच है, वो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है। तो ये दिक्कतें होती हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो सिटीजन्स हैं उनको पता ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा स्कीम्स अभी तक हैं और कितने किस चीज़ के लिए हैं। एक रिपोर्ट में ये भी था कि करीब 60 के करीब, मतलब एक आईएएस ने ही बताया कि 60 के करीब उस डिस्ट्रिक्ट में स्कीम्स चल रही हैं और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये किस काम के लिए हैं। और कभी कभी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि उनको सुलझाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि स्कीम्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें और किस कम्युनिटी के बेस्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अभी देखा जाए तो पेंडेमिक पास भी नहीं हुआ है, मतलब क्रॉस भी नहीं हुआ है, पेंडेमिक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। और इसमें कुछ स्टेट्स एकदम से उभर के आई हैं, जैसे केरला ने काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल किया है, इसको टैकल किया है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि केरला में जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस रखा जाता है। शुरुआत से लोकल गवर्नमेंट ही ज़्यादा रोल प्ले करती है एक डिसीजन मेकिंग में, और लोकल गवर्नमेंट ही अच्छे से वर्क करती है वहाँ पे, इसीलिए कहीं ना कहीं केरला इसको आराम से टैकल कर पाया। और जैसे अगर और छोटी कंट्री की बात करें वर्ल्ड में, जैसे वियतनाम, ताइवान, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। वहीं यूएस या ब्रिटेन को देखा जाए, ये डेवलप कंट्रीज हैं, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इनका वर्ल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है इटली का, वहाँ पे कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार होती चली गई, अभी भी वो जूझ रहे हैं। यूएसए तो सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में ही है, फिर उसके बाद ब्रिटेन में भी कितना ज़्यादा, मतलब इनको डेवलप कहा जाता है, तो इनको इनका लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी इनके वर्क में देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिली इस पेंडेमिक के टाइम पे। तो एक जो लूप होल था वो दिखा दिया गया है कि क्या कहते हैं, जो दिखता है वो एक्चुअल में इतना नहीं होता है। तो लोकल गवर्नमेंट का इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वियतनाम और ताइवान जैसी कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग रही हैं और उन्होंने इसी वजह से काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। अगर देखी जाए तो अब ये वर्दी भी हो गया है इस तरीके की, जो रिसर्च करनी चाहिए सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देखना चाहिए कि लोकल जो गवर्नेंस है ये यही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएंगे जो भी एक प्रॉब्लम आ पाएगी। डिसरिगार्डिंग जो डोमिनेंट थ्योरी अभी तक चलती आई है गवर्नमेंट के लिए, वो अब सॉल्व नहीं कर पाएगी। जैसे डोमिनेंट थ्योरी रही है अभी तक, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो कि स्लिप हो गई है इजीली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन अ पावर, यानी कि पावर के लिए ही सारा खेल इस टाइम पे चल रहा है। वो पीपल के लिए गवर्नमेंट बची ही नहीं है। तो अभी इस थ्योरी को चेंज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सही में डिलीवरर है सर्विसेज देने की, यानी कि अगर वो सही में पैसा दे रही है, तो खाली सिर्फ टॉयलेट्स बनाने तक की पैसा ना भेजे, उसे और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी और भी उसे आगे बढ़ के आना पड़ेगा। लोकल लेवल पे उसे पूरी तरीके से फोकस देना पड़ेगा, उसको पूरा फोकस उस पर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए। यही सब बातें इसमें कही गई हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एडिटोरियल, जो कि जिसका टाइटल है गेन्स फॉर रेंज, यानी कि इसमें बात करी जा रही है कि इस बार का आईएमडी द्वारा बताया गया है कि मानसून काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो जो फार्मर्स हैं और इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ दे सकता, गुड न्यूज़ भी है, और आगे और अच्छा भी देखने को मिल सकता है अगर सब अच्छे से रहा तो। तो यही सब चीज़ें हैं कि इस बार का जो
जो क्या कहते हैं हमारा मॉनसून है वो काफ़ी टाइम से भी पहले है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिवाइज भी किया। जो भी उन्होंने डेट्स वगैरह दी, जो भी सेवरल सिटीज़ के लिए उन्होंने चेंज भी किया अपना जो मॉनसून का अराइवल टाइम था जो और डिले पीरियड था उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। तो सबसे पहले हम आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। तो आईएमडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर वर्क करती है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। और इसके ये प्रिंसिपल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी। ये हमारी सिर्फ एक ही एजेंसी है जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करती है, वेदर फोरकास्टिंग और सीस्मोलॉजी जैसे वर्क फंक्शंस करती है। और जो हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट है ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, मतलब 6 स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक आईएमडी भी अपना भी एक आईएमडी भी है, आईएमडी है, सॉरी आईएमडी भी नहीं, सॉरी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली में है। अगर देखा जाए तो इसके छोटे छोटे स्टेशन यानी कि 100 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्टेशन इंडिया और अंटार्कटिका तक भी फैले हुए हैं। ये लिमिटेड सिर्फ कोस्ट लाइन या यानी कि मेनलैंड इंडिया तक ही नहीं है, ये अंटार्कटिका में भी इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा साइक्लोन के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि अंदर इसके बारे में बात की गई है साइक्लोन एम्फन के बारे में। तो आपको बताना है एम्फन नाम किसने दिया और किस तरीके से जो नेमिंग है साइक्लोन्स की वो की जाती है, ये आपके लिए होमवर्क है। और तो हम थोड़ा साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। जो साइक्लोन को अगर मीटरोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो उसे बोल सकते हैं रैपिड इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर मासेस अबाउट अ लो प्रेशर सेंटर, यानी कि जो एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाता है तो उसकी तरफ जो हमारा एयर मासेस है वो सर्कुलेशन मोशन में उस लो प्रेशर सेंटर की तरफ आता है। तो वो उसकी वजह से क्या है फिर जो सर्कलिंग होती है वो क्रिएट होती है, और उस जो लो प्रेशर सेंटर है उसको हम आई कहते हैं। तो फिर वहीं से वो उत्पन्न होता है, जो साइक्लोन है वहीं से स्टार्ट होता है, उसका मूवमेंट फिर वही डिसाइड करता है कि किस तरफ जाएगा। और बेसिकली साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स तक ही रहते हैं, और इसका रीजन ये है जो कोरियोलिस फोर्सेस है वो स्पाइरल मूवमेंट जो है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आता है, लो प्रेशर सिस्टम जो क्रिएट होता है उस टाइम पे। और जो कोरियोलिस फोर्सेस है वो इक्वेटोरियल बेल्ट यानी कि जो डोल्ड्रम वाला एरिया है, डोल्ड्रम तो काफ़ी ऊपर भी हो गया, यानी कि अगर हम इक्वेटर पे ही देखें उस पे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ पे अगर देखें तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्सेस होती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो उत्पन्न ही नहीं होते, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स तक ही रह जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है अलग अलग रीजन में। टाइफोन चाइना सी में बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में बोला जाता है, कैरेबियन सी में हरिकेन्स बोला जाता है, यूएसओ में टॉर्नेडोज बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपाइंस में बैग्यू, और जापान में इनको ताइफू बोला जाता है। तो इनका जो अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखें जो सर्कलिंग स्टार्ट होती है यानी कि जो सर्कुलर मोशन रहता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन बन रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो साउथ हेमिस्फीयर में साइक्लोन बन रहा है। दैट्स ऑल फॉर द साइक्लोन। अब आते हैं हम अपने एडिटोरियल पे। अगर बात की जाए तो अभी तक काफ़ी अच्छा मानसून चल रहा है अगर देखा जाए एज पर द आईएमडी। तो उन्होंने बताया कि जो इस बार के रेनफॉल है वो अभी तक के पीरियड में 14% ज़्यादा भी रह चुकी है, और जुलाई में तो 17% और ज़्यादा रही है, यानी कि जून और सितंबर के मंथ का जो स्पैन है उसमें करीब जून में ही 17% बारिश हो चुकी है। और जो जून इज ऑल्सो मानसून बिगिंस, यानी कि जून से ही मानसून का स्टार्ट होता है। जो 2 पॉइंट्स हैं जहां से मानसून स्टार्ट होता है, एक ब्रांच आती है हमारी केरला की तरफ से और दूसरी ब्रांच जो आती है वो बे ऑफ बंगाल से एंटर होती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, जो आगे जाके मर्ज हो जाती है। ये आगे जाके नॉर्थ इंडिया की तरफ ये दोनों ब्रांचें आके कन्वर्ज हो जाती हैं। और यहाँ तक कि मतलब एज पर द टेक्स्ट बुक अगर देखा जाए तो जुलाई 15 तक ये आके कन्वर्ज होती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये इसका जो क्या कहते हैं जो रेनफॉल का जो फोरकास्ट रहा वो और जल्दी रहा, यानी कि जुलाई 15 से पहले ही कर दिया। क्योंकि 2 चीज़ें हुई इस बार एक तो साइक्लोन एम्फन जो आया, जो उसकी वजह से एक रश मिला, और दूसरा रहा जो पेस जो मानसून ने पकड़ रखा है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री यानी कि पूरे इंडिया पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक क्रिएट कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें अलग रही हैं, इस वजह से जो जून में है काफ़ी अच्छी और अच्छी इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाली बारिश रही कंट्री के मेन लैंड पे।
अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा सा 3% का डेफिसिट देखा गया, लेकिन ईस्ट साउथ और सेंट्रल में 13 से लेके 20% का सरप्लस देखा गया, ज़्यादा बारिश हुई है उस तरफ। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी 3% का डेफिसिट देखा गया है, बट फिर भी जितना जो टाइम एक रहता था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे पहुंचने का मॉनसून का, उससे पहले ही इस बार का बारिश का अंदाजा लगाया जा रहा है आईएमडी द्वारा। और ये जो मंथ रहते हैं इसमें ही करीब जो ये 2 मंथ हैं जून जुलाई, इनमें ही करीब 2/3 जो मानसून है वो हो जाती है, मानसून रेंज जो होती है वो हो जाती है। तो अब बात यही करी जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिए गए हैं डाटा गैदरिंग में और टेक्निकल एडवांसमेंट आ चुका है मेट्रोलॉजिकल एजेंसी में, बट फिर भी एक रिलायबल फोरकास्ट अभी भी नहीं मिलता है। एक ब्रेक जो होता है वो पता ही नहीं रहता है कि वो कितना होगा। ब्रेक जो अगर आ जाए तो यही एक रीज़न होता है ड्रॉट कंडीशन के लिए, यानी कि अगर ब्रेक लंबा पड़ गया तो ये ड्रॉट वाली कंडीशन उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है। तो अभी भी जो ब्रेक है उसका कितना ब्रेक लंबे टाइम तक रहेगा, ये भी आज भी एक रिलायबल फोरकास्ट से पता नहीं चल पाता है। तो बस यही बातें हैं कि जो नॉर्मल रही है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितनी ज़्यादा हैवी रेन होगी, मतलब कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कितनी तेज़ बारिश होगी, कितने एवरेज रहेगा बारिश का, ये भी अभी भी हम नहीं बता पाते हैं। तो और कि कहाँ कहाँ ड्रॉट जैसी कंडीशंस आएंगी ऑल ओवर इंडिया, वो भी नहीं पता चल पाती हैं। तो यही है कि शॉर्ट और मीडियम रेंज का जो फोरकास्ट है उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए पीपल्स तक। उनको लोगों को पता रहना चाहिए कि इस बार का क्या है क्या नहीं है, वो पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रहना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे फोरकास्ट करता रहना चाहिए। ये नहीं कि शुरुआत के महीने में ही कर लिया फिर उसके बाद 2-3 महीने ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि क्या कंडीशन बन रही है क्या नहीं बन रही है, और उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर वर्क करना चाहिए। अभी जैसे केदारनाथ में हुआ था, केदारनाथ में वार्निंग इशू ही नहीं करी गई थी कि बादल फटने जैसी जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और उसकी वजह से पूरे केदारनाथ और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस टाइम पे उत्तराखंड को। तो इस तरह की जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो फोरकास्ट होती हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, पीपल्स लोगों को बताना चाहिए कि ये इस तरह की सिचुएशन आगे आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए या पीडीएफ वगैरह चाहिए इस पीपीटी की या और भी जो भी हमारे लेक्चर होते हैं उनकी, तो जाके आप स्टडी विद वीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।